जी, आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय बादल सिंह बौद्ध। जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी संत महापुरुष को नमन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे मार्गदर्शक माननीय आचार्य जी, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, संस्था के सभी महासचिवगण, सचिवगण, हमारे प्रदेश के संयोजकगण और जिले और संभाग के सभी आदरणीय संयोजकगण, डीएसएस के राष्ट्रीय कमांडर माननीय योगेश गौतम साहब, महिला विंग अध्यक्ष बहन अंजू बोस साहब और सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो विषय था और खास करके धम्म सेवक संघ, उनके लिए आपके क्या कार्य होंगे और क्या भूमिका रहेगी 26 नवंबर के कार्यक्रम में, ये हमें समझ लेना है और जान लेना है। हमारा भारत देश युवाओं का देश है। इसमें लगभग 65-70% युवा रहते हैं और युवा अगर इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तो ये आंदोलन उतना अच्छा सुरक्षित महसूस हम नहीं करेंगे जितना अच्छा हमको करना चाहिए। युवा शक्ति बहुत अनिवार्य सेवाओं के लिए डीएसएस में गठित कार्यकारिणी के अनुसार प्रदर्शित करेगी। ये आपकी विशेष कार्य होंगे। इसकी कार्य योजना भी तैयार करनी है और एक दिन पहले आपको ट्रेनिंग भी देना है। पूरे देश के साथियों से मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो युवा साथी हैं उनसे अभी आपका संपर्क ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए आज ज्यादा साथी अपनी बात को नहीं रख पाए हैं। अभी जहां तक हो सके माननीय हमारे कमांडर जी और संचालक जी और अन्य डीएसएस के जो साथी हैं वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए जरिए 5-5 साथियों को जोड़कर तैयार करें। जूम मीटिंग ना भी करें तो व्हाट्सएप कॉल से 5 साथी जुड़ जाते हैं। 5 साथियों को व्हाट्सएप कॉल से जोड़ें और बताएं कि हमारे क्या कार्य है और उससे उनकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि जूम पर बैठना कैसे है, बात कैसे करना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपका एग्जाम नहीं हो रहा है बल्कि आपका टेस्ट हो रहा है कि अगली पीढ़ी के लिए आपको जो स्ट्रगल है वो ट्रांसफर किया जाए या नहीं किया जाए। अगली अगली पीढ़ी हम तैयार करने के लिए कटिबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं। जब तक आपका प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा ये कार्य करने के लिए, जब तक हम विश्वस्त नहीं होंगे आपको ये कार्य सौंपने में, तो इसलिए आपकी 5 वर्ष की सेवाएं अनिवार्य डीएसएस में रखी गई हैं। और कुछ विशेष बिंदु हैं, मैंने एकत्रित किया है, आचार्य जी ने लिखा है, आपके लिए लिखा है खास करके। जो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की किताब है एक अपील, उसमें 80 बिंदु से लेकर वहां तक जो हमारे उपासक साहब के पास है उसमें ये बिंदु है। तो मैं पढ़ देता हूँ, आप उनको किताब में मिला लेना, वो सबको मिली हुई है कि प्रचारक बंधुओं, तुमने एक अत्यंत पवित्र संकल्प लिया है। संकल्प, प्रतिज्ञा की है, मतलब संकल्प लिया है, इसका स्मरण करो। तुमने धम्मराज की स्थापना का संकल्प लिया है। तुम अपने को सच्चा बौद्ध अथवा अंबेडकरवादी मानते हो, इसलिए तुम्हारी जवाबदारी भी बहुत बड़ी है। ये 83, 82, 83 पर बिंदु है। एक और बिंदु है
कि कोई भी मोह हमें विचलित नहीं करेगा। जो बुद्धिज्म में या उसमें बुद्ध एंड धम्मा में आश्रम कहे गए हैं, बंधन और मोह आपको किसी प्रकार का मोह विचलित नहीं करेगा। और विशेष बात आती है इसकी आगे की कि 5 साल पहले मैं संगठन का सदस्य था, इसलिए मैं भी इसका प्रचारक था। अपने जीवन में ऐसा कहने का कुअवसर ना आने दीजिए। युवा क्या है, बहुत अश्व गति से चलता है, इसका मन भी अश्व की गति से और आगे होता है। तो ऐसा अवसर आपके जीवन में कभी ना आए कि मैं भी इस संगठन का 5 साल पहले प्रचारक था या सदस्य था। हम लोग जब तक जीवित रहेंगे संगठन के प्रचारक रहेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। इस बात को जो हमारी बुद्ध वंदना है, धम्म वंदना है, संघ वंदना है, उसमें बहुत अच्छे से कहा गया है। इस लाइन को आप मिला लेना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना में एक लाइन है पूरी, बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, संघं जीवित पर्यंतं संघं गच्छामि। तो ये तीनों लाइनों का मतलब ये है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा संगठन का काम करता रहूंगा। और इसका अगला और महत्वपूर्ण बिंदु, प्रतिज्ञा करें कि जब तक शरीर में प्राण है संगठन को नहीं छोड़ेंगे और संगठन में गड़बड़ी पैदा नहीं करेंगे। पिछले कुछ उदाहरण युवा साथियों से, युवा तुर्कान से ऐसे मिले हैं कि अपनी पूरी ट्रेनिंग होने से पहले ही वो गड़बड़ी पैदा करने लगते हैं। ऐसे हमारे अनुभव 2009 से अभी तक रहे हैं। तो ये मैं प्रतिज्ञा आपको याद दिला रहा हूँ। जो अपील में आचार्य जी ने लिखी है वो हम सबको सिखाते हैं और सिखाने के साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी करवाते हैं, जब तक जीवित रहेंगे इस संगठन को नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, गड़बड़ी पैदा नहीं करेंगे, है बड़े संघर्ष की आधारशिला है। ये बहुत बड़े संघर्ष की आधारशिला है, इसको हम बहुत आसान न समझें। अगला बिंदु है, हम में से प्रत्येक प्रचारक जीवन के कार्य को ही अपने जीवन का प्रधान कार्य समझे। ये 4 5 6 बिंदु कार्यकर्ताओं के लिए और खास करके युवाओं के लिए ये रखे गए हैं कि 4 5 ऐसा कुअवसर एक इसमें छिपी हुआ एक शंका है। अपने जीवन में कभी ऐसा अवसर मत आने देना, नहीं आपको बाद में ये कहने पड़ रहा है कि 4 5 साल पहले मैं भी धम्म सेवक संघ का सदस्य था, अब नहीं हूं। तो इस प्रकार के आपके जीवन में ये शब्द कभी नहीं आए। ऐसे शब्द आने के कारण होता क्या है, असफलताएं आती हैं और असफलताएं हैं दर्शाती हैं कि कार्य करने के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए गए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण प्रयासों को पूर्ण सहयोग हमें युवा पीढ़ी से नहीं मिला। इसलिए कुछ संगठन एक समय तक अपने दम तोड़ जाते हैं। अगर युवा तुर्क इसको अपने हाथों में लेते हैं और हमारे जो वरिष्ठ मंडल होते हैं, मार्गदर्शक मंडल होते हैं, उनके जीवन का अनुभव हमको बांधे रखता है। गलत कार्य करने पर भाई हमको दिशा से भटकने नहीं देते हैं। इसलिए कई बार हमारे संगठनों में ये बात रखी जाती है कि बहुजन समाज की दशा और दिशा कैसी है। तो इसी कारण होती है कि पूर्ण प्रयास तो सफलता के लिए किए जाते हैं, लेकिन उसको पूर्ण सहयोग नहीं मिलता, इसलिए असफलता हो जाती है और वह सामने निकल के असफलता आती है। ऐसा नहीं है कि सफलता के लिए नेतृत्व काम नहीं करता, बल्कि योजनाबद्ध तरीकों को नहीं अपनाना असफलता का कारण होता है। कार्य किया नहीं गया योजनाबद्ध तरीके से, इसलिए आज भारत में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को
योजनाबद्ध तरीके से फ्यूचर प्लानिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग के लिए कार्य करना है। हमें महापुरुषों को पढ़ना है, उनका भाषण नहीं करना है। महापुरुषों को अनुसरण हमारे जीवन पर्यंतक, यानी कि जीवन जो हमारा है उसमें उतारना है। पूरी तरह से हमको उसको जीवन में उतारने का अभ्यास करना है। महापुरुष तो हम नहीं हो सकते और ना उनको पूर्णतः अनुसरित कर सकते, लेकिन मानवर कांशीराम साहब हमारे लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने अपने जीवन को इस लाइनों में चरितार्थ करके बताया कि बुद्धं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि, धम्मं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि, संघं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि। ये मॉडल हमें मानवर कांशीराम साहब ने दिया है। समाज में विश्वास हमने पैदा नहीं किया, वो कांशीराम साहब ने समाज में विश्वास पैदा किया था। वो एक आवाज लगा देते थे तो हम जैसे पढ़ने वाले बच्चे जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे, वो तमाम लोग दिल्ली की तरफ दौड़े जाते थे। ये विश्वास भी आपको समाज में पैदा करना है और आपके इस कार्य से समाज में एक चमक पैदा होगी, एक ब्राइटनेस आपके सराउंडिंग में बनेगी, आपके वातावरण में एक ब्राइटनेस आएगी। उस ब्राइटनेस से समाज आपको ऊपर बिलीव करने लगेगा कि वास्तव में ही कुछ करने वाले हैं, तो समाज आपके साथ चलने को तैयार रहेगा। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सफलता यही है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जब भी कार्य करती है तो मंच पर ही उसका पूरा लेखा जोखा रखती है कि इतना इससे आय हुआ, इतना व्यय हुआ, इतना शेष है, इतना एक्सपेंडिचर है, इतना शेष रह गया है। ये हमारा एक नैतिक गुण है, राइटियस विशेषण है हमारा जी। तो इस कार्य को लेकर आपको चलना है। और कुछ लोग अब इस कार्य को करते करते आपको कैसे मिलेंगे, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग अपने लिए आते हैं, निजी स्वार्थ के लिए, और अपने फेस पर वाइपर चलाते हैं। कुछ लोग भेजे जाते हैं अपने मालिक के द्वारा के संगठन में जाओ और विचलन पैदा करो, असमंजस फैलाओ। तो ये दो प्रकार के लोगों से हमें सावधान रहना है। कुछ संगठन के लिए आते हैं, कैसे आते हैं, दूसरे संगठन की आकर हमसे बुराई करते हैं और कहीं ना कहीं हमें, हमारे ऊपर अवैर की छाप छोड़ते हैं। तो इस अवैर की छाप से भी हमको बचना है, क्योंकि हम मित्रता के फाउंडेशन के साथ चलने वाले साथी हैं। कार्यकर्ता न आते हैं न जाते हैं, भाई हमेशा अपने संगठन में ही बुद्ध धम्म और संघ की सील गंध फैलाते हैं। सीलों की जो गंध है वो पूरे अपने एरिया में फैलाते हैं और उस सील गंध से आपसे समाज बना रहता है। उत्तम प्रकृति का वातावरण इस प्रकार से स्वतः निर्मित होता है। तो इस प्रकार का उत्तम प्रकृति का वातावरण आपको तैयार करना है। और दिल्ली से अच्छा आपका टेस्ट और कहीं नहीं हो सकता। ये देश की राजधानी है और पूरे विश्व की एम्बेसी आपका वहां चार्य, कार्य, चाल, चलन और आपका बॉडी लैंग्वेज पूरे विश्व के मीडिया पर पहुंचने वाला है। 26 तारीख के लगभग दोपहर के 2 बजे से पहुंचना शुरू हो जाएगा। 12 बजे से वो लोग जम जाएंगे और 2 बजे तक, जब 12-1-2 बजे तक जब हम पूरे क्राउड के साथ फुल पीस पे होंगे, तो पूरे वर्ल्ड में आपकी तस्वीरें, आपकी ड्रेस, आपकी टोपी, आपका बैच, आपके कार्य कुशलता पूरे विश्व में पहुंचने वाली है। इससे आपकी सीलगंध भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाएगी और बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी होने का अवसर और इतिहास आपका इंतजार कर रहा है। तो इस कार्य को करने के लिए, इस कठिन संघर्ष और कार्य को करने के लिए युवाओं को भरपूर साथ देना है और प्रतिदिन लक्ष्य बनाओ। आप प्रतिदिन प्रत्येक घर जाओ, 10 रुपये मांगो, 100 रुपये मांगो, 200 रुपये मांगो, प्रतिदिन मांगो। हमारे पास रसीदों की कोई कमी नहीं है। आप, हमारा ये पर्चा प्रत्येक घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पैसा मांगना एक बहाना है, हमारा पर्चा पहुंचाना प्रत्येक घर तक है, एक जवाबदारी है। और उस पढ़ने के बाद ही व्यक्ति समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वास्तव में कुछ करने वाली है।
हम लोग संगठन के अवयव हैं, घटक हैं। जो संबंध शरीर से और अंगों से है, ठीक वही संबंध संगठन और हम में है। शरीर के सभी अवयव और घटकों का विकास एक सा और एक ही समय होता है, जहां तभी वह शरीर समर्थ और सुगढ़ दिखाई देता है। ये जो घटक है हमारे डीएसएस, सामाजिक न्याय परिषद, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के महत्वपूर्ण घटक हैं। इन घटकों के साथ हमको वहां कार्य करके दिखाई देना है। और अगर हम इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हुए, तो मैं आपको फिर फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। 19वीं और 18वीं 19वीं सदी में जो नाजीवाद की शुरुआत हुई थी, उस नाजीवाद की तबाही के बाद एक महान विचारक पास्टर मार्टिन नीमोलर ने जो शब्द लिखे हुए थे, वो शब्द मैं आपके सामने पढ़ के सुनाई देता हूं कि सबसे पहले वह समाजवादियों के लिए आए और मैं चुप रहा, क्यों? मैंने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। आज ऐसा हो रहा है, किसी के ऊपर वे लोग आते हैं, नाजीवादी विचारधारा के लोग आज भी मौजूद हैं, और वो आते हैं और हम चुप रहते हैं। हमें क्या लेना देना, वो तो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई है, ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम तो अछूत हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं कि पहले वह समाजवादियों के लिए आए और मैंने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। फिर वह व्यापार संघियों के लिए आए, ट्रेड यूनियंस के लिए, और मैंने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि मैं व्यापारी संघी नहीं था। फिर वह डेमोक्रेट सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, सामाजिक लोकतंत्रवादियों के लिए, और मैंने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था। और तब वे यहूदियों के लिए आए और मैंने फिर भी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि मैं भी यहूदी भी नहीं था। और आखिर वह मेरे लिए आए और उस समय मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं बचे हुए थे। तो जो आखिरी की जो लाइन है, वो इस कंडीशन में हम खड़े हुए हैं कि आखिर में वो हमारे लिए ही, और जो हमारे लिए पहले हमारे वक्ताओं ने जो बात कही कि जो सुविधाएं हैं, जो राइट्स हैं, उन राइट्स को कहीं ना कहीं खत्म करने की योजना आज से बहुत पहले बन चुकी थी। धीरे 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 वो उनके प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ते। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो और कभी सही, और वो इस पर लगे ही रहते हैं। और हमको इस प्रकार की घटनाक्रमों की जानकारी न होने के कारण यूथ अलग है और कार्मिक लोग अलग हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास अपने अपने तरीके से उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है, वो चुप बैठ गए। और वृद्ध जनों, जो हमारे अधिकतर साथी हैं ग्रामीण एरिया में, 60 साल की उम्र हो जाने के बाद वो ये कहते हैं कि अब मुझे कुछ काम नहीं करना, मेरे लड़के सब वेल सेटेड हो गए, मेरे नाती पोते हो गए, और कुछ नाती पोताओं की मेरी शादी हो गई, अब मैंने गंगा नहा ली, मैं 60 साल का हो चुका, अब मुझे कुछ नहीं करना। और उनके 60 साल के व्यक्ति एक मार्गदर्शक मंडल में आकर युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि नव ददीची आए और अपनी हड्डियां गलाएं। पूरा दारोमदार युवाओं पर है, पूरा कार्य युवाओं को करना है। लेकिन संगठनों के पास युवा नीति की कोई फ्यूचर प्लानिंग ना होने के कारण ये फेल हो जाती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पास युवाओं के लिए फ्यूचर की नीति है। 5 साल आपको डीएसएस में काम करने के बाद राष्ट्रीय संगठन में आपको महत्वपूर्ण जवाबदारियां निभाना है। तो इसका टेस्ट 4-5 दिन का आपका दिल्ली में लगना है। आपका क्षेत्ररक्षण भी जांचा जाएगा, आपकी फील्डिंग भी जानी जाएगी, आपकी बॉलिंग भी जानी जाएगी, आपकी बैटिंग करने का तरीका भी जाना जाएगा, और माइंड गेम, आपका कितना माइंड चलता है क्षेत्र के चारों ओर, ये भी कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ साथी, जो हमारे इस कार्यक्रम की थिंक टैंक है, इस कार्यक्रम की योजनाकार हैं, प्लानर हैं, वो कहीं ना कहीं देखेंगे। और
आखिरी में फिर आपको इसका फीडबैक भी दिया जाएगा कि आपने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, कौन कौन से काम और कर देने चाहिए थे वो रह गए हैं। इसकी समीक्षा होगी, आलोचना नहीं होगी। इसकी समीक्षा के आधार पर डीएसएस की भूमिका हम भारत में उस तरह से लाना चाहते हैं कि हम दूसरी पीढ़ी तैयार कर चुके हैं। डीएसएस में आपकी जो बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, तो प्रत्येक दिन आप अलग से जूम के भरोसे न बैठें। मैं एक और आपको सरल तकनीक जो पहले बता चुका, व्हाट्सएप ग्रुप से 5 साथियों को एक बार में 5 साथियों को व्हाट्सएप कॉल पे जोड़ा जा सकता है। और जिस प्रकार हम आमने-सामने बैठे हैं, 5 साथियों से आप 15 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट चर्चा करिए, फिर अगले 5 साथियों को जोड़िए, फिर अगले 5 साथियों को जोड़िए, उनसे उनके भाव पूछिए, उनके नाम लिखिए, उनके नंबर लिखिए और कितने साथी आप ला रहे हो वो भी लिखिए। और ये कार्य आपको करना ही है। आपके ऊपर विश्वास किया गया है हमारे संस्थापक जी द्वारा। पूरे प्रदेश के अध्यक्षों द्वारा आप पर विश्वास जताया गया है कि आपको ये कार्य महती भूमिका में निभाना है। इस कार्य को निभाकर इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में डीएसएस का योगदान लिखा जाएगा। और बाबा साहब के आप सच्चे सिपाही हैं, आप धम्म के सेनापति हैं। आपका ये लिया गया संकल्प सफल हो और इस कार्य को आप लगें, चुप ना बैठें। चुप बैठने से काम रुक जाएंगे और कार्य को करने से बहुत गति प्रदान होगी। आप सबने मुझे समय दिया, मैं यहीं आपसे अब विदा लेता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद पंडित अध्यक्ष जी। अब अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद समय ज्यादा हो चुका है, तो सभी से आग्रह करूंगा कि अपने माइक को